सो वेलकम टू एवरीवन। पार्ट फर्स्ट में हमने सीखा था फंडामेंटल एनालिसिस में क्या क्या होता है, मार्केट क्या क्या होता है, पी रेशियो क्या होता है और बहुत सी चीजें हमने पार्ट ए में कवर की थी। फंडामेंटल एनालिसिस का ये पार्ट सेकेंड है जिसमें हम फंडामेंटल एनालिसिस में जो बचे हुए पार्ट है उनको इस वीडियो में कवर करेंगे और इस वीडियो के लास्ट में हम आपको कुछ टॉपिक ऐसे ही बताएंगे जिसको आप यदि फंडामेंटल एनालिसिस करने जाएंगे तो वो आपको पेड कोर्स में मिलेंगे। तो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। यदि आप उन 4 स्टेप को फॉलो कर लेते हैं तो आप कंप्लीटली फंडामेंटल एनालिसिस करना सीख जाएंगे, क्योंकि ये जो चीजें होती हैं वो आपको हर यूट्यूबर बता देगा। हर आपको जहाँ पर आप कोचिंग करने जाएंगे वहां पर आपको ये चीज बता दी जाएगी, बट ये जो 4 चीजें ये आपको ओनली पेड कोर्स में ही मिलती हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। जब हम फंडामेंटल एनालिसिस करने जाते हैं तब हम उस कंपनी पर बहुत सी चीज देखते हैं। उसी में से एक चीज आती है बुक वैल्यू। तो बुक वैल्यू क्या होती है? बुक वैल्यू होती है, मान ली ये उस कंपनी का डेटा दिखाया जाता है कि जितने प्राइस पर आपने उस कंपनी को खरीदा है, मतलब आपने एक शेयर इतना बाई किया, तो वह कंपनी यदि कल या आज बंद हो जाती है तो आपको कितना मिलेगा, उसी को कहते हैं बुक वैल्यू। आइए अब हम इसी एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। बुक वैल्यू, मान लीजिए आपने एक कंपनी का शेयर खरीदा, एक कंपनी है एबीसी, ये कंपनी का नेम है और आपने एक शेयर खरीदा। वह शेयर था 200 रुपए का, ये शेयर का प्राइस है। तो जिस कंपनी पर आप फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे उस पर आपको बुक वैल्यू दिया जाएगा। बुक वैल्यू मान लीजिए इसका 100 रुपए दिया गया है, 100। तो इसका मतलब क्या होता है, आपने जो प्राइस 200 पर खरीदा है, यदि वह कंपनी आज बंद हो जाती है तो आपको रिटर्न में 100 रुपए मिलेंगे, यानी आपका ओनली 100 रुपए का लॉस होगा जब आप 200 पर एक शेयर खरीदेंगे। तो ये जितना ज्यादा होगा उतना हमारे लिए बेटर है, क्योंकि यदि कंपनी बंद हो जाती है तो हमारा लॉस कम से कम रिकवर तो हो जाएगा, कम से कम हमारा पैसा जाएगा। तो इसलिए बुक वैल्यू जितना ज्यादा हो उतना ही आपके लिए बेटर है। कितना ज्यादा होना चाहिए, ये आप जिस प्राइस पर आप उस शेयर को खरीदें उस शेयर के हिसाब से आप उसे देख सकते हैं कि आपने किस प्राइस पर एक शेयर खरीदा है और उसका बुक वैल्यू कितना दिया गया। तो आपको बुक वैल्यू समझ में आया। बुक वैल्यू में इतना ही होता है, बुक वैल्यू में ज्यादा कुछ नहीं देखने को आपको मिलेगा। बुक वैल्यू ये दिखाता है कि कंपनी यदि आज हमारी बंद हो जाती है तो आपको वह कंपनी रिटर्न में कितने अमाउंट देगी, तो उसी को हम बुक वैल्यू कहते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ट्रेडिंग के बारे में कुछ बता देना चाहता हूँ। बहुत से लोगों को क्या डाउट होता है कि स्टॉक मार्केट समझने के लिए हमें किसी डिग्री या डिप्लोमा की जरूरत है। तो मैं आपको बता दूं, इसके लिए आपको किसी डिग्री या डिप्लोमा की जरूरत नहीं है, क्योंकि यदि इसमें डिग्री या डिप्लोमा की जरूरत होती तो मैं आपके सामने यहाँ पर खड़े होकर ना बोल रहा होता, क्योंकि इसमें आपको किसी भी डिग्री या डिप्लोमा की जरूरत नहीं होती है। यदि आपका माइंड फास्ट काम करता है, यदि आप इसकी बातों को पकड़ते हैं, यदि आपको इस पर इंटरेस्ट है तो आप बहुत जल्दी ट्रेडिंग को समझ जाएंगे। यदि आप ये लगता है कि इसमें मुझे डिप्लोमा की जरूरत है, इसमें आपको किसी भी डिप्लोमा या डिग्री की जरूरत नहीं होती है। तो अगला पार्ट है हमारा पीवी रेशियो। पीवी रेशियो क्या होता है, इसमें मैं आपको एक डाटा दिखाता हूं। इसमें जो डाटा देखा जाता है वह 1 से 2 के बीच में बेस्ट होता है। यदि फंडामेंटल एनालिसिस में पीवी रेशियो 1 से 2 के बीच में दिया गया है तो बहुत ही बेस्ट है। अब मैंने आपको बता दिया 1 से 2 के बीच में बेस्ट है, लेकिन पीवी रेशियो क्या होता है देखिए बताते हैं। कुछ याद आया? बुक वैल्यू मैंने अभी आपको बताई थी। तो प्राइस है
जिस प्राइस पर आप उस शेयर को खरीद रहे हैं, मान लीजिए आपने 100 रुपए पर एक शेयर को खरीदा और उसकी बुक वैल्यू दी गई थी 50। आप इसे काट दीजिए, 2 आया 2। इसीलिए जो पीवी रेशियो है, यदि वह ये 2 के बीच में है तो बहुत ही बेस्ट कंपनी होती है। यदि वह 2 से ज्यादा है तो आप उसकी बाकी चीज देख ले, उसमें फंडामेंटल एनालिसिस में मार्केट कैप क्या है, पीवी रेशियो क्या है, बुक वैल्यू कितना दिया गया है, डेट टू इक्विटी रेशियो क्या है, बहुत सी चीजें आपको देखनी पड़ती हैं। सिर्फ एक चीज को गलत मानकर हम उस स्टॉक या जिस स्टॉक पर आप बाई करने जाएंगे उसे हम गलत नहीं कहेंगे, क्योंकि एक कंपनी में 100% अच्छाई नहीं होती है, उसमें 1-2% आपको मिल जाएंगी। यहाँ पर कोई रेशियो नीचे गिरा होगा तो हम एक रेशियो को देखकर उस कंपनी को बेकार नहीं कह सकते हैं। तो आपको समझ में आया पीवी रेशियो क्या होता है? जो हमारा शेयर का प्राइस है उससे यदि हम बुक वैल्यू को डिवाइड करते हैं तो हमारा पीवी रेशियो आ जाता है। ये हमें बताता है कि जो प्राइस है और जो कंपनी बंद हुई है उसके रेशियो को पीवी रेशियो कहते हैं। यदि 102 में है तो बहुत ही बेस्ट है। ज्यादातर यदि आपको हाई रिटर्न की तरफ जाना है तो आप 2 से कम ही तरफ देखिएगा। मैक्सिमम आप जा सकते हैं, बट आप 2 से यदि कम रहेंगे तो आप प्रॉफिट में रहेंगे, क्योंकि पीवी रेशियो बहुत ही स्ट्रॉन्ग डेटा होता है। तो आपको पीवी रेशियो समझ में आया? इतना ही आपको समझाना चाहता था। यदि आप मेरी बात को पकड़ रहे हैं तो आप ट्रेडिंग को सीख रहे हैं, क्योंकि अगर कोई आप इसे बहुत आसानी समझ रहे हैं तो आप बहुत जल्दी से कवर करेंगे। और जो लोगों को समझ में नहीं आ रही है, मैंने उनको बताया था कि जो चीज उनकी समझ में ना आए वह एक नोटबुक में लिखते चले, आज नहीं तो कल उनकी समझ में आने लगेगी। तो पीवी रेशियो हमारा इतना ही था। अब नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं फंडामेंटल एनालिसिस में जो सबसे लास्ट पार्ट एंड इम्पोर्टेंट पार्ट रह जाता है वह होता है डेब्ट टू इक्विटी। ये क्या होता है? ये स्टॉक मार्केट में एनालिसिस का लास्ट पार्ट होता है। इसी से हम पता करते हैं कि कंपनी में डेब्ट यानी उधार कितना है और ये कैसे चुकाएगी। ये मैं आपको बहुत ही डिटेल में समझाऊंगा तो आपकी समझ में भी आएगा, क्योंकि ये थोड़ा कठिन भी है और सरल भी है। यदि आपको समझ में आ जाता है तो सरल है और नहीं आता है तो फिर कठिन है। तो आइए समझते हैं डेब्ट टू इक्विटी किसे कहते हैं। डेब्ट टू इक्विटी, इक्विटी जो हमारे पास शेयर है और डेब्ट यानी उधार, और जो हमारे पास शेयर है, इस पर क्या होता है? ये डेटा दिखाया जाता है कि जो कंपनी है उस पर जो डेब्ट कितना है। अब कंपनी है उस पर जो पैसा आएगा वो 2 तरीके से आएगा। एक क्या होगा? वह अपनी इक्विटी सेल कर दे, यानी बाई एंड सेल। जो उसके पास शेयर डले हुए उसे वो सेल कर दे और उससे पैसा उठा ले और अपना उधार पूरा करे। दूसरा क्या है? लोन यानी उधार, जहां से भी बैंक से या अगर थर्ड पार्टी से। तो कंपनी के पास जो डेब्ट आएगा वो 2 तरीके से आएगा, या तो जो उसके पास इक्विटी डली है उसे सेल कर दे, या फिर वो किसी से उधार ले ले। इन्हीं 2 तरीके से उसके पास पैसा आएगा। तो ये डेटा ये दिखा रहा है कि जो कंपनी पर उधार है वह कितना है। समझिए, ये डेटा दिखाएगा डेब्ट टू इक्विटी कि जिस कंपनी पर हम इन्वेस्ट करेंगे या जिस पर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं या जिस पर हम फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हैं, जिस स्टॉक यानी शेयर पर, तो उस कंपनी पर कितना डेब्ट यानी उधार है, उसी को हम डेब्ट टू इक्विटी कहते हैं। अब आप ये बताइए, जिस कंपनी पर उधार ज्यादा होगा वह कंपनी बेस्ट है, या फिर उधार जिस पर कम होगा वह बेस्ट है? जिस पर उधार कम होगा वही कंपनी बेस्ट है, यानी जिस कंपनी पर डेब्ट कम होगा। तो डेब्ट मिनिमम और मैक्सिमम कितना होना चाहिए? देखिए, यदि डेब्ट टू इक्विटी 1 से कम है तो वे बहुत ही बेस्ट है। ध्यान रखिए, 1 नहीं होना चाहिए। यदि 1 है तो भाई आपको 2-3 डेटा और देखना पड़ेगा। तो डेब्ट टू इक्विटी हमारा लास्ट पार्ट है। तो इसमें जो डेटा है वह 1 से अधिक कम है
तो ये बहुत ही बेस्ट है। 0.1, 0.2 प्लस जो भी कुछ हो उसमें डेटा एक से कम होना चाहिए। यदि डेब्ट टू इक्विटी उसमें एक से कम है तो उस कंपनी पर उधार कम है। यानी जिस कंपनी पर आप इन्वेस्ट करेंगे, जिस पर आप फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हो, उस पर उधार कम है। तो जितना कंपनी को उधार कम रहेगा उतना ही हमारे लिए बेस्ट है। अब बहुत से लोग कहेंगे जो बड़े बड़े मालिक हैं, अडानी अंबानी, इन पर बहुत ज्यादा उधार होता है। तो अभी यदि मैं आपको इस डिटेल के बारे में बताऊं कि उन पर क्यों होता है, तो मुझे लगता है ये वीडियो बहुत ही लेंथी हो जाएगी, तो और आपकी समझ में भी नहीं आएगा। तो अभी आप सिर्फ ये समझिए कि डेब्ट टू इक्विटी क्या होता है और इसका डेटा कितना होना चाहिए, एक से कम, एक से ज्यादा, या मिनिमम और मैक्सिमम कितना होना चाहिए। जो मैक्सिमम है वो 1 तक है और मिनिमम जो भी आपका डेटा दिखाया जाए 0 से, यानी 0 से जितना भी कम होगा उतना ही हमारा लाभ मिनिमम होगा, क्योंकि उसी से हमारा प्रॉफिट जनरेट होगा। तो डेब्ट टू इक्विटी फंडामेंटल एनालिसिस का लास्ट पार्ट था। अब जो मैं आपको बताऊंगा वो डेटा जो ब्रोकर होते हैं, ग्रो, जीरोधा, एंजल वन, उसका डेटा नहीं दिखाते हैं। वो कहाँ पर आपको बताया जाएगा, जब आप किसी बाहर कंट्री या शहर पर, जब आप ऑफलाइन कोचिंग करने जाएंगे, जब आप पेड कोर्स लेंगे ऑनलाइन, तब आपको ये चीजें बताई जाती हैं। तो इन चीजों को आप इन ब्रोकर से एनालिसिस नहीं कर सकते, ना इनका डेटा आपको यहाँ पर दिखाया जाएगा कि इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है, और बहुत सी चीजें मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो अब जो मैं आपको बताऊंगा वो बहुत ही केयरफुली आपको एक नोटबुक में लिखना है और आप उसे समझते चलिए, क्योंकि वो ज्यादा कठिन नहीं है। बट यदि आप ये समझेंगे तो आप कहेंगे कि इसका डेटा बहुत ही हमारे लिए जरूरी है। तो आइए समझते हैं। तो नंबर फर्स्ट पर आता है करंट रेशियो। करंट रेशियो किसे कहते हैं, आइए समझते हैं। करंट रेशियो ये हमें दिखाता है कि हमारे एसेट एंड लायबिलिटीज कितनी है। अब सबसे पहले आपको यही पता नहीं होगा कि एसेट किसे कहते हैं और लायबिलिटीज किसे कहते हैं। तो सबसे पहले आप एसेट और लायबिलिटी को समझिए। दो चीजें होती हैं, एसेट लायबिलिटीज। एसेट वो होते हैं जहां से हमारा मनी आता है, जहां से हमारे इनकम सोर्स हैं। इनकम एसेट उसे बोलते हैं जहां से हमारे पास पैसा आएगा। लायबिलिटी होती है जहां पर हमारा पैसा जाता है, यानी जिन खर्चों पर, एक्सपेंसेस पर हम अपना पैसा निकालते हैं या फिर वहां पर डेब्ट यानी उधार पर देते हैं, जो भी करते हैं उसे हम लायबिलिटीज के अंतर्गत रखते हैं, यानी एसेट्स। एक्सपेंसेस जो भी हमारे खर्चे हैं, वहां पर जहां पर पैसा जाता है उसे कहते हैं लायबिलिटी, और जहां से हमारे पास इनकम या सोर्स या से जहां से पैसा आता है उसे बोलते हैं एसेट। तो एसेट और लायबिलिटी आपको समझ में आया। एसेट एंड लायबिलिटी की जो रेशियो होता है उसी को हम करंट रेशियो कहते हैं। ये फॉर्मूला काम करता है करंट रेशियो पर। सी का मतलब होता है करंट एसेट, सीएल का मतलब होता है करंट लायबिलिटी, ए से एसेट, एल से लायबिलिटी। तो इसका जो डेटा होगा वो हमें दिखाया जाएगा। अच्छा आप ये बताइए, 5 जगह से आपके पास पैसा आता है और 10 जगह आपका जाता है, तो आप प्रॉफिट में या लॉस में? डेफिनेटली आप लॉस में है, क्योंकि आपके पास जो इनकम सोर्स है वो 5 जगह से है और जो आपके एक्सपेंसेस हैं जहां पर आप पैसा देते हैं वो 10 हैं। 10 - 5 = 5। तो आपका 5% आप फिर भी लॉस में है। तो इसलिए एसेट हमारे पास जितने ज्यादा होंगे उतना ही हमारे लिए प्रॉफिट होगा। तो इस रेशियो जितना ज्यादा होगा उतना हमारे लिए बेस्ट है, और जितना माइनस में होगा, अब ये माइनस में 5 आ रहा है तो ये क्या हमारे लिए बेस्ट है? नहीं, ये हमारे लिए बेस्ट नहीं है। वहीं पर मान लीजिए करंट एसेट है हमारे पास 10, जहां से हमारे 10 तरह से यानी 10 टाइप से हमारे पास पैसा आता है, और एक्सपेंसेस उसके पीछे 5 है, डिवाइडेड बाई 2 प्लस के 2 आया। तो इसका मतलब है एसेट हमारे पास ज्यादा है। एसेट कितने ज्यादा है? 5 हमारे पास एसेट
ज्यादा है। जब हमने उसको कट आउट किया तो हमारे पास 2 एक्स्ट्रा निकल रही है, तो इसका मतलब हमारे पास एसेट ज्यादा है, तो हम प्रॉफिट में हैं। तो ये रेशियो ज्यादा सही रहता है। अब खराब क्या है, यदि उसका डेटा माइनस में शो हो रहा है, जैसे भी -5 आया था, वैसे यदि माइनस में शो हो रहा है तो वह करंट रेशियो बहुत ही खराब है। जहां पर हम ये करंट रेशियो देखते हैं, उस ऐप का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप वहां से जाकर इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और ध्यान दीजिएगा, प्ले स्टोर से यदि आप जाएंगे तो बहुत से आपको थर्ड पार्टी ऐप मिल जाएंगे, इसलिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए हुए लिंक से ही डाउनलोड करें, जिससे आप सही ऐप डाउनलोड कर पाएं और अच्छे से एनालिसिस वहां पर कर पाएं। तो आपको करंट रेशियो समझ में आया? करंट रेशियो होता है जो हमारे एसेट है और जो लायबिलिटी है, उन्हीं के रेशियो को हम करंट रेशियो कहते हैं। हमारे पास जो एसेट है और जो लायबिलिटी है, उसका डेटा हमारे पास कितना है। यदि हमारे पास एसेट ज्यादा है तो हम प्रॉफिट में रहेंगे, यदि हमारे पास लायबिलिटी ज्यादा है तो हम हमेशा लॉस में रहेंगे। इसलिए अब एसेट में आपको एग्जांपल देता हूं। आपकी कोई प्रॉपर्टी डली है कहीं बाहर, तो आपने उस पर क्या किया, होम बनवा दिया एक घर, और उसको आपने रेंट पर उठा दिया। उस रेंट से क्या होगा, आपके पास पैसे आएंगे तो वो आपका क्या हुआ, एसेट, ना कि लायबिलिटी। अब मान लीजिए आपके पास बैंक में 1 लाख थे, आपने क्या किया, एक बाइक उससे उठा ली, तो उस बाइक पर आपको पेट्रोल भी डलवाना है और उसके जो बाकी के एक्सपेंसेस हैं, यानी उस आपने जो 1 लाख की बाइक ली है उस पर से पैसा जाएगा, वहां से आएगा नहीं। तो इसलिए बाइक को हम किस में रखेंगे, लायबिलिटी में। तो इसलिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि फोन हमारा एसेट है कि लायबिलिटी, ये मुझे आप कमेंट पर बताइएगा कि जो फोन हमारा वो एसेट के अंतर्गत आता है या फिर लायबिलिटी के अंदर आता है। तो आपको ये करंट रेशियो समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने आपको अच्छे एग्जांपल से समझाया है। यदि आपको फिर भी समझ में नहीं आया तो ये वीडियो YouTube पर फ्री है, आप इसे दोबारा भी देख सकते हैं। अच्छे से समझिए, लिखिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा। तो करंट रेशियो इतना ही था। करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी की रेशियो को हम करंट रेशियो बोलते हैं। जितने हमारे पास एसेट ज्यादा होंगे उतने ही हमारे लिए प्रॉफिट, और जितने हमारे पास लायबिलिटी ज्यादा होंगी उतने ही हम लॉस में होंगे। फंडामेंटल एनालिसिस में जो दूसरी चीज है वह है इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू किसे कहते हैं? इंट्रिंसिक वैल्यू समझने से पहले सबसे पहले आप ये 2 शब्द याद कर लीजिए कि वैल्यू और मनी में क्या फर्क होता है। मनी वह होता है जो हम देते हैं, वैल्यू जो हमें मिलती है। अभी आप सिर्फ इन 2 चीजों को याद कर लीजिए, क्योंकि यदि आप इन दोनों को याद कर लेते हैं तो आपको जो मैं अभी बताऊंगा वो बहुत आसानी से आप इसे समझ जाएंगे। या फिर आप इसे बगल में किसी नोटबुक पर लिख लीजिए कि मनी हम देते हैं और वैल्यू हमें मिलती है। सिर्फ आप इतना याद कर लीजिए, बाकी का मैं आपको आगे बताऊंगा। तो इतना समझिए और इसे याद करिए। इंट्रिंसिक वैल्यू, इसका काम क्या होता है? ये काम करती है कि जो शेयर हम पिक करने जा रहे हैं, जिस शेयर पर हम अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे, वह शेयर महंगा है या सस्ता है, यानी ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड। ओवर वैल्यूड कि जिस प्राइस पर हम उस शेयर को खरीद रहे हैं, क्या सच में वह उस प्राइस पर खरीदने लायक है या उस प्राइस से नीचे का। अब इसे हम एक एग्जांपल द्वारा आपको समझाते हैं। आप किसी सैलून पर गए, वहां पर आप कटिंग कटाने यानी बाल की शेविंग करवाने गए, तो उसने क्या किया, 200 रुपए में आपकी शेविंग की, कटिंग की, और आपको अच्छी सुविधा दी, जिस परफेक्ट हो गए कि हाँ ये 200 रुपए मेरे सही इन्वेस्ट हो गए और इसने मुझे सही दी। वहीं आप किसी बड़े सैलून में गए, वहां पर आपने 500 रुपीज पे किए। उसने क्या किया, सिर्फ आपकी कटिंग की, ना शेविंग की, ना मसाज की, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ आपकी कटिंग कर दी और 500 रुपए ले लिए। तो आप जहां पर आपने 500 दिए थे और जहां पर आपने 200 दिए थे, तो आप क्या सोचेंगे कि जो 200 है ये बेस्ट है,
यदि ये 200 की जगह 500 भी मांगता तो ये बेस्ट था। आपने एक मन में अपना प्राइस बना दिया, यानी आपको ये वैल्यू मिली वो आपको 500 के बराबर इसमें मिली। 200 रुपए में आपको 500 रुपए के बराबर जो वैल्यू मिली है। और जहां पर आपने 500 दिए थे वहां पर आप क्या कह रहे हैं कि इसने ओनली सिर्फ सेविंग की, यानी कटिंग की, और सेविंग मसाज वगैरह कुछ भी नहीं की। तो आपने अपने मन में एक प्राइस सेट कर लिया कि ये 200 लाख इसके प्राइस होने चाहिए थे। यदि ये 200 की होती तो ये बेस्ट थी। जहां पर आपने 500 दिए वहां पर आप 200 मन में सोच रहे हैं कि ये 200 लाख थी, और जहां पर आपने 200 दिए वहां पर यदि आपसे 500 भी वो लेता तो आप उसे दे देते। तो यही होता है इंट्रिंसिक वैल्यू। हमें इंट्रिंसिक वैल्यू ये बताता है कि उस स्टॉक जिस स्टॉक पर हम अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे वह उस प्राइस के लायक है या है भी नहीं, या हम उस प्राइस को महंगे में खरीद रहे हैं। तो आप इंट्रिंसिक वैल्यू से ये पता कर सकते हैं कि जिस शेयर को हम खरीद रहे हैं वह सही खरीद रहे हैं या महंगा शेयर हम खरीद रहे हैं। तो इंट्रिंसिक वैल्यू में यही था। तो मनी जो हम देते हैं, यानी जो 500 हमने दिए थे वो हमने दिए थे, और जो 200 थे यानी जो उसने वैल्यू हमें दी, जैसा उसने काम किया वो 200 लाख उसने हमें वैल्यू दी, तो इसे कहते हैं वैल्यू। इसीलिए मैंने आपको बताया था जो मनी होता है वो हम देते हैं और वैल्यू हमें मिलती है। इंट्रिंसिक वैल्यू में इतना ही था। पिछली वीडियो में मैंने एक चीज नहीं बताई थी जिसमें करंट रेशियो में क्या होता है, जब आपका करंट रेशियो ज्यादा होगा तो जो कंपनी के पास एसेट है, मान लीजिए एक कंपनी है उसके पास जो एसेट है वो बहुत ही ज्यादा है, तो वह क्या कंपनी ग्रोथ करेगी? बिल्कुल करेगी, क्योंकि उसके पास जो लायबिलिटी है वो बहुत 2 है और जो एसेट है वो उससे डबल है, यानी 4 से ज्यादा या 3 है। तो उसके पास पैसा आएगा और वह कंपनी ग्रोथ करेगी। और इंट्रिंसिक वैल्यू से ये पता करते हैं कि वह शेयर अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यू। तो इन दोनों का चैप्टर इतना ही था। अब हम समझेंगे 2 चीजें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो हमें समझनी भी चाहिए। यदि आप इन्हें नहीं समझते हैं तो आप इन चीजों को कम्प्लीटली नहीं समझ पाएंगे। तो आइए देखते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस में जो सबसे लास्ट एंड पॉइंट रह गया है वह हमारा रह गया है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। अब ये इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या होता है, यदि आप ये समझ लेते हैं तो आप फंडामेंटल एनालिसिस बेस्ट तरीके से कर पाएंगे। जितना भी डेटा दिया गया रहता है फंडामेंटल एनालिसिस में, तो हम समझते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो एक चीज होती है डेब्ट टू इक्विटी। ये मैंने अभी आपको इसी वीडियो में बताया था। डेब्ट टू इक्विटी क्या होता है कि जिस कंपनी पर हम इन्वेस्ट करेंगे उस कंपनी पर उधार कितना है, यानी उस कंपनी पर कर्जा कितना है। उसी रेशियो को मैंने बताया था कि 1 से कम होना चाहिए, ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। जितना डेब्ट टू इक्विटी कम रहेगा उतना ही, क्योंकि उस कंपनी पर लोन कम है यानी वो फाइनेंशियली फ्री है, तो वह और भी ज्यादा ग्रोथ कर पाएगी। तो डेब्ट टू इक्विटी मैंने आपको ये बताया था। अब इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या होता है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जितना ज्यादा होगा उतना ही हमारे लिए बेस्ट होगा। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जितना कम होगा उतना ही बेस्ट होगा। इसमें क्या होता है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में ये बताता है कि जिस कंपनी पर डेब्ट है उस कंपनी की उस डेब्ट को चुकाने की क्षमता कितनी है, यानी वह कंपनी इस डेब्ट को कैसा पूरा करेगी, किस तरीके से पूरा करेगी, कहां से एसेट लाएगी, कहां लायबिलिटी लगाएगी, ओवरऑल वह कंपनी वह डेब्ट कैसे मैनेज करेगी, यानी वह जो उस पर डेब्ट है, जो उस कंपनी पर उधार है, वह कैसा पूरा करेगी, उसी की क्षमता इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कहलाती है। अब आपको यदि समझ में नहीं आया तो आपको एक एग्जांपल द्वारा समझ में आ जाएगा।
बैंक और एसआईपी। मान लीजिए आपके पास बैंक से 10 लाख 1 लाख का लोन है। आपके पास आपने बैंक से 1 लाख का लोन ले रखा है और आपके एसआईपी में पड़ी है 10 लाख रुपए, जो आप अगले महीने विड्रॉल करने वाले हैं अपने बैंक अकाउंट में। जो 10 लाख है वो आपके अकाउंट में डायरेक्ट आपके अकाउंट में आएंगे 10 लाख रुपए। तो जो बैंक से आपने 1 लाख रुपए लोन ले रखे थे, यदि ये रेशियो देखा जाए तो ये रेशियो बेस्ट है या फिर गलत, आप मुझे बताइए। क्योंकि उसने 1 लाख का लोन ले रखा है और उसके बाद 10 लाख रुपए हैं। 10 लाख में से 1 लाख घटा देगा, माइनस कर देगा, उसके बाद 9 लाख रुपए बचे। कि इससे ये पता चलता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो उस कंपनी पर ज्यादा है, या जिस व्यक्ति ने ये रेशियो है वह बहुत ही बेस्ट रेशियो है। क्योंकि उसका जो लोन है वह ओनली 1 लाख का और उसके अकाउंट में 10 लाख रुपए पड़ेंगे, तो बड़े आराम से इस लोन को चुका देगा, यानी पूरा कर देगा। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या आएगा? बेस्ट आएगा। वही अगर इसने 1 लाख का लोन ले रखा होता और इसके अकाउंट यानी कहीं ओवरऑल प्रॉपर्टी इसकी 50,000 की थी, तो ये बेस्ट है, ये गलत है। क्योंकि 1 लाख के उसने लोन ले रखा और उसकी ओवरऑल प्रॉपर्टी जो भी उसके पास है, उसकी टोटल ओवरऑल नेटवर्क या प्राइस बोल सकते हैं वो 50,000 की है। तो उसके बाद जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो उस डेट को चुकाने की क्षमता है वह बहुत ही कम है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जितना ज्यादा होगा उतना ही उस कंपनी के लिए बेस्ट है। इसमें आप यदि ये ज्यादा दिया गया इंटरेस्ट कवरेज रेशियो और ये 1 से ऊपर है तो ये बेस्ट होगा। फिर से समझिए, यदि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ज्यादा है और डेट टू इक्विटी भी ज्यादा है तो वह बेस्ट है। क्योंकि उसकी जो चुकाने की क्षमता है, जो वह लोन कंपनी लिए उस चुकाने की क्षमता उससे 10 गुनी है, तो वह कंपनी बेस्ट होगी। वहीं अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कम दिया गया है और जो डेट टू इक्विटी है वह ज्यादा है और जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है वह कम है, तो ये बिल्कुल गलत होगा। क्यों? क्योंकि उसके चुकाने की क्षमता बहुत ही कम है। यदि आपकी चुकाने की क्षमता ही बहुत कम होगी तो आप उसमें क्या इन्वेस्ट कर पाएंगे। इसलिए जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये जो डाटा मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको ब्रोकर में नहीं दिखाया जाता है। किसी भी ऐप पर आपके लिए कोई अलग ऐप आपको उसमें लाना होगा, वहां पे आप इन सब की एनालिसिस करते हैं। उस जिस कंपनी पर आप चार्ट देखना चाहते हैं उस पर आप चार्ट देख सकते हैं। टेक्निकल एंड फंडामेंटल आप वहां पर दोनों देख सकते हैं। बहुत सी चीजें होती है लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो मैंने आपको इस वीडियो में कवर की हैं। तो इसमें इतना ही था। मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में आरओई और आरओसी में डिफरेंस बताया था कि मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो मैं आरओई और आरओसी को डिफरेंस कर देता हूँ कि इसमें क्या डिफरेंस होता है। एक पार्ट है हमारा आरओई और दूसरा पार्ट है आरओसी। रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयमेंट। आरओई मैं आपको बता चुका हूं। रिटर्न ऑफ इक्विटी, जो आपके पास इक्विटी यानी जो शेयर है उसको बेचकर आप जो रिटर्न निकालेंगे उसको आरओई बोलते हैं। मान लीजिए आप हैं, आपके पास 50,000, उसके पास 50,000, टोटल 1 लाख। आपने इस पर जितने रिटर्न निकाले उसे हम कहते हैं आरओई। इस पर आप जो भी रिटर्न निकालेंगे, जो आपकी टोटल कैपिटल होगी वह होगी 1 लाख, और 1 लाख पर जितने रिटर्न निकलेंगे उन्हें हम बोलते हैं आरओई। आरओसी क्या होता है? रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयमेंट। इसमें आपने क्या किया, 50,000 आपके, 50,000 उसके यानी मेरे, और क्या किया आपने 1 लाख का लोन ले लिया। आपकी कितनी हुई? 2 लाख।
आप इन 2 लाख पर जो भी रिटर्न निकालेंगे उसे हम बोलते हैं ROC, यानी रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयमेंट। आप जितनी भी कैपिटल एम्प्लॉयमेंट यानी जो भी आपकी कैपिटल उस पर आपने कितने रिटर्न निकाले, इसको हम ROC द्वारा पता करते हैं। और ROE सिर्फ हमें ये बताता है कि जो हमारे पास इक्विटी है उस पर हम कितने शेयर यानी कितने रिटर्न निकाल रहे हैं, क्योंकि उस कंपनी पर 50,000 आपने और 50,000 मैंने डाले थे और उस कंपनी को ग्रो किया, उससे जितने रिटर्न निकाल रहे हैं उसे हम बोलते हैं ROE। ROC क्या होता है, मैंने 50,000 उसने 50,000 लगाए और 1 लाख का उसने लोन भी ले लिया, तो टोटल उसकी कैपिटल हो गई 2 लाख। तो 2 लाख पर जितने रिटर्न निकलेंगे उसे हम बोलते हैं ROC। ROC से हमें ये पता चल जाता है कि ओवरऑल रिटर्न जो है वो कितने निकल रहे हैं। तो ROE और ROC में यही डिफरेंस होता है। तो आपको मेरे ख्याल से ये सब समझ में आ गया होगा। अब फंडामेंटल एनालिसिस में जो हम चार्ट द्वारा देखते हैं, टेक्निकल नहीं देखते, जो आपको चार्ट दिखाया जाता है कि इसमें इस कंपनी ने इस साल इतना प्रॉफिट निकाला, इतना प्रॉफिट जनरेट किया, 2024 में 2022 में इस कंपनी ने ये परफॉर्म किया, कितना प्रॉफिट हुआ, ओवरऑल इसने कितना प्रॉफिट निकाला, रेवेन्यू कितना जनरेट किया, इसका एक चार्ट होता है। ये फंडामेंटल एनालिसिस के अंडर में आता है। और एक डेटा दिखाया जाता है कि उस फंड पर जहां पर आप उस स्टॉक को पिक करने जा रहे हैं, उस स्टॉक पर म्यूचुअल फंड ने कितना इन्वेस्ट कर रखा है, अदर कंट्री है जिन्हें फॉरेन इन्वेस्टर बोलते हैं, अदर कंपनी अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट जैसे लोगों ने उस फंड पर कितने % में इन्वेस्ट कर रखा है। जो अपनी इंडिया के लोग हैं उन लोगों ने जिन्हें रिटेल इन्वेस्टर बोलते हैं, उन लोगों ने उस फंड पर कितना इन्वेस्ट कर रखा। इन 2 का एक चार्ट होता है। उन 2 चार्ट को हम आपको फोन की स्क्रीन पर दिखाते हैं, आप उस पर समझिए। चार्ट देखने के लिए सबसे पहले हम चलते हैं अपने ब्रोकर पर, प्राइवेसी ऑन करते हैं, ये ब्रोकर हमारा ओपन हो गया है। अब हम किसी पर एक स्टॉक पर एनालिसिस करते हैं। चलिए हम टाटा कंपनी का शेयर लेते हैं, टाटा मोटर लिमिटेड हमारा ओपन हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर ऊपर आपको टाटा कंपनी का लोगो और उसका प्राइस दिया गया होगा आज के डे का, जो 687.40 पैसे का एक शेयर है टाटा मोटर का। यदि आप टाटा मोटर का एक शेयर खरीदेंगे यानी एक शेयर बाई करने जाएंगे तो आपको 687.40 पैसे देने होंगे। ये जो आपको -13.10 ब्रैकेट में 1.87% ब्रैकेट ऑफ और आई और डी लिखा है, इसका मतलब होता है आईडी का मतलब होता है 1 डे, यानी ये जो शेयर है आज के दिन 13% आज नीचे डाउन गया है। यदि यहाँ पर ग्रीन प्लस होता तो यहाँ पर ग्रीन शो हो रहा होता, यदि यहाँ पर लॉस है तो आज ये यहाँ पर गिरा है और माइनस भी लगा, तो आप इसे पता कर सकते हैं। अब बगल में लिखा है ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन मैंने आपको बताया था फर्स्ट वीडियो में कि जो फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग होती है उसी को हम ऑप्शन चेन कहते हैं। ये इसी के अंतर्गत हमें फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग करनी होती है। जो नीचे लोगो दिया गया इस पर होती है इंट्राडे ट्रेडिंग एंड स्विंग ट्रेडिंग, जहां पर हम स्कैल्पिंग करके 5 से 10 मिनट या सवा मार्केट ओपन से मार्केट क्लोज टाइम के बीच प्रॉफिट एंड लॉस जनरेट करते हैं और उससे अपना प्रॉफिट जनरेट करते हैं। वहीं पर हम अपना टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। यहाँ पर डेटा दिया गया 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ, 1 ईयर, 5 ईयर, ऑल, और ऐसे आप देख सकते हैं बगल में क्लिक करके। तो आपको ये दिखाया जाता है कि ये जो शेयर है 5 साल 1 साल कितना गिरा है, कितना ऊपर गया, ये सब आपको डेटा दिखाया जाता है। अब हम चलते हैं नीचे, जो आपको बताना चाहता हूँ। ये जो फंडामेंटल मैंने आपको ये हर चीज़ बता दी है, मार्केट कैप, ROE क्या होता है, पी रेशियो, EPS, PB रेशियो, डिविडेंड यील्ड, इंडस्ट्री पी, बुक वैल्यू, डेब्ट टू इक्विटी, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू आप 10 या 2 देखेंगे, फेस वैल्यू आप उससे आपको कोई ज़्यादा मतलब नहीं होता है। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, बहुत सी जगह आपको जैसे यहाँ पर डिविडेंड यील्ड तो आपको कहीं कहीं पर NA लिखा हुआ मिलेगा। यदि जहाँ पर NA लिखा हुआ मिले तो उसका मतलब होता है उसका डेटा वहाँ पर शो नहीं किया गया होगा, वहाँ पर ब्लैंक नहीं दिखाया जाएगा, वहाँ पर आपको NA लिखा होगा। उसका मतलब होता है कि उसका डेटा वहाँ पर अवेलेबल नहीं है, आप उसका
डिविडेंड यील्ड नहीं देख सकते। ओनली डिविडेंड यील्ड पर एनए लिखा हुआ नहीं आएगा, कहीं पर भी आपको एनए जो जब आप स्टॉक एनालिसिस करने जाएंगे वहाँ पर आपको दिया रहेगा। हम चलते हैं फाइनेंशियल, जो हमें समझना है। फाइनेंशियल पर आते हैं, इस पर 3 दिए गए, रेवेन्यू, प्रॉफिट, नेटवर्क। रेवेन्यू का मतलब होता है ओवरऑल जो उसने प्रॉफिट जनरेट किया है। मान लीजिए आप किसी इंडस्ट्री पर काम करते हैं तो आपने उस पर 10 लाख पैसे इन्वेस्ट किए और 20 लाख का प्रॉफिट जनरेट किया, तो आपकी कितने हुए? 30 लाख। तो आपने 10 लाख इन्वेस्ट किए थे और 20 लाख आपका प्रॉफिट हुआ, तो टोटल आपका जो 30 लाख हुआ उसे हम बोलते हैं रेवेन्यू। वहीं पर ये डेटा दिखाएगा, नीचे आपको देखने को मिलेगा मार्च 24, जनवरी 24, सितंबर 24, दिसंबर 24, मार्च 25, यानी मार्च के महीने में 2025 में ये इतना था, ये दिसंबर में इतना था, सितंबर में इतना, जनवरी में इतना, मार्च में, ये डेटा दिखाया गया है। प्रॉफिट में आते हैं। प्रॉफिट होता आपने 10 लाख इन्वेस्ट किए थे और 20 लाख आपने प्रॉफिट जनरेट किया था, तो उस 30 में से जो आपने इन्वेस्ट किया उस डेटा को आप हटा दीजिए, यानी 20 लाख माइनस 10 लाख इज इक्वल टू 20 लाख। 30 लाख से जो आपका ओवरऑल रेवेन्यू जनरेट हुआ था उसमें आपका 10 लाख इन्वेस्टमेंट थी, तो आपका जो प्रॉफिट हुआ वह 20 लाख का हुआ। नेटवर्थ होता है उस कंपनी का टोटल और नेटवर्थ कितना है, के 1000 करोड़ की वो कंपनी है और वह कितनी पावरफुल है, उसे हम नेटवर्थ कहते हैं। बगल में ईयरली और इसका डेटा दिया जाता है। प्रॉफिट में जैसे आप ईयरली का डेटा देखना चाहते हैं 1 साल का, क्वार्टरली मतलब जैसे आप महीने वाइज महीने देखना चाहते हैं उस तरीके से आप क्वार्टरली और रेवेन्यू पर क्लिक करके उसका सालाना और क्वार्टरली का डेटा देख सकते हैं। जब आप रेवेन्यू देखने आएंगे तो आपको ईयर में ज़्यादा सही रहेगा देखने के लिए। तो आपको फाइनेंशियल में ये डेटा समझ में आया क्या होता है। हम नीचे चलते हैं, यहाँ पर लिखा है शेयर होल्डिंग पार्टनर। मैंने आपको बताया था कि इंडिया के बाहर के जो लोग इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड, उनका डेटा क्या है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो प्रमोटर होते हैं जिन्होंने कंपनी बनाई है और वह उस कंपनी पर काम कर रहे हैं। मान लीजिए मैंने और आपने मिलकर एक कंपनी स्टार्ट की, तो यदि मेरे और आपकी इन्वेस्टमेंट उस कंपनी में ज़्यादा होगी तो इसका मतलब है वह कंपनी ग्रो करेगी, क्योंकि हम लोगों को पता है कि ये कंपनी जो हमने बनाई है वह ग्रोथ करेगी, इसलिए हम इस कंपनी पर इन्वेस्टिंग करेंगे। तो प्रमोटर की होल्डिंग यदि 40% से 50% के ऊपर है तो वह कंपनी हम बेस्ट मानेंगे, क्योंकि ये टाटा कंपनी है और उसमें 42% की आपको हिस्सेदारी प्रमोटर की दी गई है। यानी जो इससे हिस्सेदार हैं वह इस कंपनी पर भरोसा करते हैं, उन्हें लगता है, उन्हें क्लियर भरोसा है ये मेरी कंपनी ऊपर जाएगी, इसलिए उन्होंने 42% इस पर इन्वेस्टमेंट की रखी है। रिटेल ट्रेडर वो होते हैं जो नॉर्मली लोग ट्रेड करते हैं, जैसे मैं और आप जैसे लोग, जितने भी रिटेल ट्रेडर हैं, जिन 1000, 2000, 500, 10-20 लाख, 15 लाख, 1 करोड़, 2-3 करोड़ तक के जितने भी ट्रेडर आएंगे वो सब रिटेल में आएंगे। तो उन लोगों ने 23% इसे लेकर रखा है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन होता है कि जो इंडिया के बाहर के लोग हैं, यानी यूनाइटेड स्टेट, यानी जो इंडिया के बाहर के लोग हैं, उन्होंने इस स्टॉक पर कितने % इन्वेस्ट कर रखा है, तो उनका डेटा है 17% उन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है। नीचे लिखा है म्यूचुअल फंड का मतलब होता है कि जो म्यूचुअल फंड है उसने अपना पैसा इस स्टॉक में 10% डाल रखा है म्यूचुअल फंड वालों ने, तो ये स्टॉक बेस्ट है, क्योंकि म्यूचुअल फंड भी है, रिटेल ट्रेडर 23% है और प्रमोटर की होल्डिंग 40% से ऊपर है, और फॉरेन इन्वेस्टर भी इस पर भरोसा कर रहे हैं क्योंकि 17% उनकी होल्डिंग है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन में हम और आप जैसे लोग ही आते हैं जो नॉर्मली छोटे ट्रांजैक्शन करके इस पर इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताना चाहता था कि होल्डिंग कैसे देखें और चार्ट की फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट यानी फाइनेंशियल एनालिसिस कैसे करते हैं। मैं आपको इस चार्ट की नहीं बता रहा था क्योंकि ये चार्ट टेक्निकल के अंडर में आता है, इसमें आपको बहुत ही टेक्निकल देखने पड़ते हैं, इसके लिए एक कोर्स भी है, तो आप वहाँ पर उसे देख सकते हैं। तो आपको यहाँ पर दिखाया गया होगा। अब जैसे यहाँ पर 5 साल के
क्लिक करते हैं तो यहाँ पर प्लस में 658 लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है अब यहाँ पर जब डेटा क्लियर हुआ 5 साल का डेटा हुआ 583, तो यहाँ देखिए प्लस है और ग्रीन भी लिखा हुआ है। और जब मैंने 1 डे का देखा था तब माइनस में 13%, यानी एक दिन में ये 13% गिरा है और 5 साल के डेटा में 583 ऊपर गया है ये। तो वीडियो में इतना ही, आप मिलते हैं अगले वीडियो में।